हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग SPNKS PG कॉलेज दौसा। मैं आपको आपके प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक में इन दिनों अरस्तू का अध्ययन करा रही हूँ। अरस्तू के कई विचारों का अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इसी श्रेणी में या इसी कड़ी में हम अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू से पहले प्लेटो ने कभी भी दासों के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन अरस्तु उसको राज्य की या यूँ कहें शासन की या यूँ कहें कि किसी भी अपने यूनानी राज्य की आधारशिला मानता था। वह कहता था जिस तरह से राजा अनिवार्य है, जिस तरीके से राज्य अनिवार्य है, उसी तरीके से दास भी अनिवार्य है। या दासता जो है वो प्रकृतिबद्ध है, मतलब प्रकृति ने ही दी है। उसने कहा है कि जीवन में मनुष्य को जो ईश्वर है वो इसी रूप में पैदा करता है कि कुछ लोग तो शासन करने के योग्य होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो दास बनने के योग्य होते हैं। शारीरिक उनकी जो प्रकृति है या यूँ कहें कि उनका शरीर का विकास ही इस रूप में होता है कि उनमें बुद्धि कम होती है और वो दूसरों की सेवा अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन इसी कड़ी में वो ये कहता था कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। तो उसने जो दास्ता है उसका जिक्र करते कहा था, मतलब अपनी ही उसकी भाषा में उसने कहा था, और या यूँ कहें कि उसका खुद का कोटेशन है कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। ये खुद अरस्तू की जो डेफिनेशन है दास्ता को लेकर, यानी कि ये हम देख सकते हैं कि वो दास्ता को कितना अधिक अनिवार्य मानता था। अब अरस्तू की जो दास्ता है उसका अर्थ और प्रकृति का हम जिक्र करेंगे। अरस्तू की दास्ता मतलब उसने काफ़ी उसका स्वरूप बताया था, यूनानी दास्ता का उसने स्वरूप बताया था कि किस प्रकार का था। अरस्तू वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अध्ययन का प्रणेता है। हम पहले के उसके विचारों में कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि अरस्तू किस प्रकार से प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। अब अरस्तू की जो दास्ता है उसने उसका भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उसने समझाने का प्रयास किया है कि दास्ता किस प्रकार अनिवार्य है। तो उसने कहा, सर्वप्रथम उसने दास का जो अर्थ बताया वो इस प्रकार है। उसने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है और उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है वह दास है। मतलब अपने लिए जो नहीं करता लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वह दास है। दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि उसने कहा था कि जो दास है शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है लेकिन उसमें बुद्धि के जो गुण हैं वो कम होते हैं। तो फिर उसने कहा अरस्तू ने कहा चूँकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए उसने कहा कि गृहस्थ के प्रबंध को समझना चाहिए। अरस्तू के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। जब हम जीवन में चलते हैं, गृहस्थ होता है तो संपत्ति उसका हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक सजीव, दूसरी निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत और दूसरी अचल संपत्ति आती है तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु व दास आदि सम्मिलित होते हैं। किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति ज़रूरी है। तो अरस्तू के शब्दों में अगर हम देखें तो संपत्ति वास्तव में सजीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों के अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी होता है, यानी फर्स्ट होता है। क्योंकि निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे
पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। संक्षेप में अगर हम देखें तो दास मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। दास परिवार की संपत्ति है, उसका उपकरण है, उसका दास महत्व परिवार के कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो अरस्तू के शब्दों में अगर हम देखें, संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण स्वरूप है। जीवन कार्य है, कार्य का परिणाम नहीं। अतः दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अब उसने इसकी प्रकृति स्पष्ट करते हुए बताया दासों की। पहली, जो व्यक्ति अपनी प्रकृति में स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी मनुष्य है, वह दास है, वह स्वभावतः दास है। दूसरा उसने कहा, वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन रहता है, वह दास है। तीसरा उसने कहा, संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है, जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। तो ये तीन उसने उसकी प्रकृति बताई। फिर अरस्तू खुद लिखता है, संपत्ति अपने दास का स्वामी तो होता है, स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है, पर वह उसका नहीं होता। मतलब वो उसका स्वामी तो है, लेकिन ये नहीं है कि उस पर उसका हक जमा ले अपने स्वामी के ऊपर। इसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है, बल्कि पूरा की पूरा उसी के लिए कार्य करता है। यहीं से पता चलता है कि दास का स्वरूप क्या है। जो प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि किसी और का है, वह प्रकृति से ही दास है। और जो मनुष्य होते हुए भी किसी और के लिए कार्य करे, वो उसकी संपत्ति माने वह दास है। अब उसने यूनानी दासता का स्वरूप बताया था। यूनानी दासता का स्वरूप बताते हुए उसने कहा, दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन अरस्तु के मस्तिष्क में एटिक जैसे नगर राज्यों में दासों की स्थिति से थी। एटिक में दास को परिवार का एक अंग समझा जाता था और उसकी वेशभूषा परिवार के सदस्यों की भांति ही थी। उसके साथ सामाजिक और कानूनी दृष्टि से असमानता का बर्ताव नहीं किया जाता था और राज्य की तरफ से उसे संरक्षण प्राप्त होता था। वस्तुतः अरस्तु को दास प्रथा का अमानुषिकता का भान ही नहीं था। मतलब उसे ये नहीं था कि दास कोई अलग से होता है, वो परिवार का ही एक सदस्य होता था। जैसे परिवार में संपत्ति परिवार की होती है, उसी तरह से दास भी परिवार का ही होता था। इस प्रथा के कारण मानव को घृणित रूप से उत्पीड़न एवं शोषण किया, जिससे वह सर्वथा अपरिचित था। मतलब उसे पता ही नहीं था कि दासों का शोषण भी हो सकता है। तो यूनानी नगर राज्यों के नागरिक कहलाने वाले मुट्ठी भर लोग, क्योंकि नागरिकता मैंने पिछली बार इसकी बताई भी थी, आपको बताया था कि जिसको अवकाश प्राप्त है वह नागरिक है। आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने सारे ग्रुप्स में भेजा हुआ है नागरिकता को लेकर, तो आप वो वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नागरिक कौन है, क्योंकि उसने दासों को नागरिक नहीं माना। डॉक्टर टेलर के अनुसार अरस्तु जिन दासों की चर्चा करता है, वे पारिवारिक नौकर और छोटे छोटे व्यवसाय में मजदूरी करने वाले श्रमिक जैसे लोग हैं। वह दासों की चर्चा नहीं करता और उसे ये भी नहीं पता था कि वो दास जो हैं वो उत्पीड़ित हैं या क्रूरता के शिकार भी रहे हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अरस्तु की जो दास्ता है उसका औचित्य या दास्ता किस प्रकार थी उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।